इंडिया का ध्यान हटाने के लिए उसने पैनिक में ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया। 3 दिसंबर 1971 को शाम 5:45 पर पाकिस्तान के फाइटर जेट ने इंडिया के कई एयरफील्ड पर अटैक किया। पठानकोट, अमृतसर और आगरा जैसे एयरबेस पर हैवी बॉम्बिंग हुई। उस दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने टोटल 50 सॉर्टीज किए, लगभग 180 बॉम्ब गिराए। लेकिन इसी पूरी अटैक में सिर्फ इंडिया की कुछ रनवेज को डैमेज पहुंचा और इंडियंस ने उन्हें कुछ घंटों में ही रिपेयर कर दिया। जब इंदिरा गांधी और बाकी अथॉरिटीज को इस अटैक की न्यूज मिली, उन्होंने एक साइन ऑफ रिलीफ लिया, क्योंकि अब पाकिस्तान ने पहले अटैक करके पूरी वॉर का ब्लेम खुद पर ले लिया था। अब इंडिया के पास पूरा जस्टिफिकेशन था वॉर स्टार्ट करने के लिए। रात को 10:45 पर जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को ब्रीफ किया और उन्हें फॉर्मल परमिशन मांगी वॉर लॉन्च करने के लिए। कुछ देर बाद इंदिरा गांधी ने फाइनल डिसीजन लिया और ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू नेशन को एड्रेस किया। Some hours ago, soon after 5:30 p.m. on the 3rd of December, Pakistan launched a full-scale war against us. Today, the war in Bangladesh has become a war on India. इसके साथ ही ऑफिशियली बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का हिस्सा बन गया। अगली सुबह यानी 4 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर डबल एग्रेसिव एयर अटैक लॉन्च किया। टोटल 120 सॉर्टीज परफॉर्म किए गए, जिसमें पाकिस्तान के एयरबेस और एयरक्राफ्ट को मेजर डैमेज पहुंचा। दूसरी तरफ इंडियन नेवी का ईस्टर्न फ्लीट मूव किया ईस्ट पाकिस्तान के चित्तागोंग और कॉक्स बाजार पोर्ट्स की तरफ। इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से 12 एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया। एयर टू ग्राउंड रॉकेट से दोनों पोर्ट्स पे हैवी स्ट्राइक किए गए और पोर्ट्स को बैडली डैमेज किया गया। उसी रात इंडियन नेवी ने वेस्टर्न फ्रंट पर ऑपरेशन ट्रिडेंट लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव था कराची पोर्ट पे अटैक करना। उस टाइम इंडिया के पास कोई भी ऐसा वॉरशिप नहीं था जो रात में मिसाइल से अटैक कर सके, लेकिन इंडिया ने सोवियत यूनियन से OSA क्लास मिसाइल बोट परचेज किए थी। छोटे साइज का होने के बावजूद ये बोट डेंजरस मिसाइल P-15 टर्मिनेट से अटैक कर सकते थे। प्रोबेबली ये था कि ये मिसाइल बोट्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती थी, तो नेवी ने एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन निकाला। इन बोट्स को INS किल्टन जैसे बड़े बैटल शिप से टो करके कराची पोर्ट के पास ले गए। रात के 10:30 पर जैसे ही बोट्स टारगेट के करीब पहुंचे, उन्होंने मिसाइल लॉन्च कर दी। पाकिस्तान के बैटल शिप्स PNS खैबर और PNS मुहाफिज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए और वीनस चैलेंजर भी बैडली डैमेज हो गया। साथ ही इंडियन नेवी ने वहां रखे ऑयल टैंकर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कराची पोर्ट में एक भयानक आग लग गई जो कई दिनों तक जलती रही। पाकिस्तान शॉक में आ गया इंडिया के इतने पावरफुल काउंटर अटैक देखकर। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। राजस्थान के डेजर्ट एरिया में एक टाउन है लोंगेवाला, वहाँ सिर्फ एक कंपनी पंजाब रेजिमेंट की तैनात थी, सिर्फ 120 सोल्जर। उनके कमांडर मेजर KS चंद्रपुरी। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने 2000 से 3000 सोल्जर, 45 टैंक और हैवी मिलिट्री के साथ ये पोस्ट पर अटैक कर दिया। इंडियन आर्मी को अर्जेंटली इंडियन एयरफोर्स की हेल्प चाहिए थी। जैसलमेर एयरबेस पर 4 हंटर एयरक्राफ्ट अवेलेबल थे, लेकिन वो नाइट ऑपरेशन के लिए कैपेबल नहीं थे। पाकिस्तान के टैंक सिर्फ 300 मीटर दूर थे। मेजर चंद्रपुरी ने डिसाइड किया कि किसी भी हाल में उनको रात भर रोकना है। उन्होंने अपनी मशीन गनर को ऑर्डर दिया, कंटिन्यूस फायरिंग करो। फायरिंग लो कैलिबर की थी, टैंक्स को डैमेज नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानीज को लगा कि वहाँ हजारों इंडियन सोल्जर्स तैनात हैं। ऊपर से उन्होंने बार बार वायर्स देखी जो इंडियंस ने पोस्ट मार्क करने के लिए लगाई थी, लेकिन पाकिस्तानीज को लगा ये माइंस फील्ड का सिग्नल है। उन्होंने अटैक पोस्टपोन कर दिया, मॉर्निंग तक वेट करने लगे। सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स ने हंटर एयरक्राफ्ट भेजे और उन्होंने हैवी बॉम्बिंग करके डजन ऑफ पाकिस्तानी टैंक्स डिस्ट्रॉय कर दिए। 6 दिसंबर तक पाकिस्तानी ट्रूप्स काफी लॉस सफर कर चुके थे और उनकी एयरफोर्स उनकी हेल्प को नहीं आई। अल्टीमेटली उनको रिट्रीट करना पड़ा एक बड़ी हार के साथ। 7 दिसंबर टैंक इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में भी मेजर प्रोग्रेस कर चुकी थी। जैसर ईस्ट पाकिस्तान का पहला बड़ा टाउन लिबरेट हो चुका था। ये एक स्ट्रेटेजिक विन थी क्योंकि वहाँ एक एयरबेस भी था जो अब इंडियन एयरफोर्स के लिए यूजफुल होने वाला था। बांग्लादेश को कम्प्लीटली लिबरेट करने के लिए इंडिया को ढाका कैप्चर करना जरूरी था, लेकिन वो आसान नहीं था। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर से आगे बढ़ते इंडियन ट्रूप्स ने 10 दिसंबर सिलहेट टाउन कैप्चर कर दिया। अब उनको महंगा रिवर क्रॉस करके ढाका की तरफ बढ़ना था, लेकिन बीच में रोड ब्लॉक था। अशुगंज
आशुगंज में पाकिस्तान ने ह्यूज आर्मी डिप्लॉय की थी। इंडिया को उनको हराने में कई दिन लग जाते और जान का रिस्क भी था। तब वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल सागर सिंह ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने MI हेलीकॉप्टर का यूज करके 4000 इंडियन सोल्जर डायरेक्टली महंगा के उस पार एयरलिफ्ट कर दिए। आशुगंज को बाईपास कर दिया गया। पाकिस्तानी सोल्जर्स सिर्फ देखते रह गए। अब इंडियन आर्मी सब डायरेक्शन से आगे बढ़ रही थी। ढाका अब दूर नहीं था, लेकिन अब वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री वॉर में एंटर करने वाली थी पाकिस्तान के सपोर्ट में। वो कंट्री थी अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट में नेवी टास्क फोर्स 74 को बे ऑफ बंगाल भेज दिया। इस फ्लीट में था दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, 8 नेवी शिप्स और एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। साथ ही यूके ने भी अपना ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ शिप्स अरेबियन सी में भेज दिए इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया के लिए तीनों से एक साथ डील करना बहुत मुश्किल था, जो पाकिस्तान, USA और यूके था। लेकिन इंडिया के पास भी एक दोस्त था जिसका नाम सोवियत यूनियन था। इंडिया ने इंडो सोवियत ट्रेटी का यूज किया और उनसे मदद मांगी। सोवियत यूनियन ने बिना टाइम वेस्ट किए अपना पैसिफिक फ्लीट इंडिया के सपोर्ट में भेज दिया। 5 से 6 न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन के साथ उन्होंने US फ्लीट को सराउंड कर लिया और यूके फ्लीट का रास्ता ब्लॉक कर दिया। न्यूक्लियर वॉर के डर के कारण US और यूके पीछे हट गए। एक बड़ा थ्रेट इंडिया के सर से टल गया। 11 दिसंबर तक इंडियन आर्मी रिपीट प्रोग्रेस कर रही थी। पाकिस्तान के सोल्जर नॉर्थ से ढाका की तरफ रिट्रीट कर रहे थे। अगर ये सब ढाका पहुंच जाते तो इंडिया के लिए सिचुएशन और टफ हो जाती। तो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। 50 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने 800 पैराट्रोपर्स टैंगेल एरिया में ड्रॉप किए। ये एरिया पाकिस्तान आर्मी के रिट्रीट पाथ और ढाका के बीच में था। इसके अलावा इंडिया ने वहाँ जूते के डोमिनीज भी गिराए जो दूर से रियल सोल्जर जैसे लगते थे। पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड हो गए, उन्होंने अटैक नहीं किया। 14 दिसंबर तक ढाका कम्प्लीटली सराउंड हो चुका था। इंडिया ने पाकिस्तान से सरेंडर की डिमांड की, लेकिन अभी तक कोई सरेंडर नहीं आया था। तभी इंडियन एयरफोर्स के इंटेलिजेंस मिलती है। ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले थे गवर्नमेंट हाउस में। वॉर कंटिन्यू करने का डिसीजन लेना था, लेकिन इस मीटिंग का प्लान फेल हो गया। क्या जानते हैं उस मीटिंग में क्या हुआ? इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया? ये जानने के लिए अगला हिस्सा जरूर देखिए। विंग कमांडर बिश्नोई और 3 और पायलट ने अपना MiG-21S में उड़ान भरी और एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। उस वक्त जब एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी, पूरा गवर्नमेंट हाउस धुएं से भर गया। गवर्नर AM मलिक अपनी जान बचाने के लिए एयर रेड शेल्टर की तरफ भागे और वहां कांपते हाथों से अपना रेजिग्नेशन लिखने लगे। गवर्नर के रिजाइन करने के बाद ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान सरकार की कमर टूट चुकी थी। 15 दिसंबर तक पाकिस्तानी फौज ने अंदर ही अंदर हार मान ली थी। इंडियन आर्मी ने ढाका पर कब्जा कर लिया था और इंडियन नेवी ने समुद्री रास्ता भी ब्लॉक कर दिया था। पाकिस्तानी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पाकिस्तानी सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी और दूसरी बिल्डिंग में छुपे थे। इसी दौरान सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान के सोल्जर और ईस्टी आर्मी के कमांडर जनरल नियाजी को ब्रॉडकास्ट भेजना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड की। इस मैसेज ने पाकिस्तान का मोरल पूरी तरह तोड़ दिया। मेजर जनरल जाकूब, जो इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने 16 दिसंबर को जनरल नियाजी के पास भेजा गया ताकि सरेंडर की बात फाइनलाइज हो सके। कई घंटों की इंटेंस नेगोशिएशन के बाद जनरल नियाजी सरेंडर करने के लिए मान गए। उसी दिन रामना रेस कोर्स ढाका में पाकिस्तान का सरेंडर सेरेमनी हुआ। सेरेमनी के शुरुआत में पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन कंटिजेंट को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर जनरल नियाजी सबके सामने लेफ्टिनेंट जनरल GS अरोरा के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया और रोती हुई आंखों से अपना अफिलिएट और रिवॉल्वर जनरल अरोरा को दे दिया। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट था जो पाकिस्तानी आर्मी के पूरे सरेंडर को दिखाता था। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर ने इंडिया के सामने सरेंडर किया, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अब खत्म हो चुकी थी और बांग्लादेश आजाद हो चुका था। जंग के बाद इंडिया ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया और जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया, जिम्मेदारी के समेत। इंडिया ने 1 करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजीज को सेफ रिटर्न भी इंश्योर किया।
अगले कुछ महीनों में शेख मुजीबुर रहमान इंडिपेंडेंट बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बने। बांग्लादेश को एक एक करके इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा और इंडिया की मदद से बांग्लादेश ने अपना नया सफर शुरू किया। ये वीडियो उन 3000 से ज्यादा इंडियन सोल्जर को एट्रीब्यूट करती है जिन्होंने अपनी जान इस जंग में दे दी, और ये एट्रीब्यूट है हमारे देश भारत को, जिसने हर मुश्किल का जवाब जस्टिस का साथ दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें।